हेलो दोस्तों, यूरियन आप सभी को एक बार फिर से तथागत क्लासेस पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल के। भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर बनते हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा। ये जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हैं किसी ना किसी वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं और वो ये पूछे जा भी सकते हैं, इसलिए उनको एक बार नहीं कई बार देखिए और अपने जो एग्ज़ाम हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन को जस्ट हैंडल कीजिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश जो है किसके बीच में फैला हुआ है? तो जैसे हम बात करें भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश है तो ये हम मान लेते हैं कि पूरा वर्ल्ड हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कभी कभार पूछता है इंडिया किधर स्थित है पूरे विश्व की बात की जाए तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि ये हमारा उत्तरी ये हो गया उत्तरी पूर्वी, ठीक, पूरे वर्ल्ड की बात की जाए ये हो गया उत्तरी पश्चिमी। इधर के जो कंट्री पड़ेंगे ये उत्तरी पश्चिमी में आएंगे। ये इधर हो गया दक्षिणी पश्चिमी। इधर के जितने भी कंट्री हैं जैसे कि खाड़ी देश जितने पड़ते हैं दम ये इधर पड़ता है सऊदी अरब, अमीरात, सऊदी अरब। ठीक है, इधर के जो देश हैं ये इधर पड़ेगा। जैसे कि नीचे आ जाते हैं जब भारत के भी इधर जब कटते हैं मलेशिया वगैरह, तो इधर के जो जितने भी देश हैं ये दक्षिणी और पूर्वी कहलाएंगे। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो भारत की जो है हमारा यहाँ स्थित है इस क्षेत्र में, तो ये इसका उत्तरी अक्षांश 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश और से जो है 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो ये बनाता है इंडियन सर्वे। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने घंटे आगे है? तो इसको आप याद रखिएगा, ये आगे है 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, जैसे कि बात करें ये पूरा वर्ल्ड हुआ। अब जो ग्रीनविच मीन टाइम जो निकलती है तो लंदन से जो निकलने वाली रेखा है, तो ये आप जब भी इधर को बढ़ेंगे जितने अक्षांश तो ये टाइम हमारा जो है बढ़ता है, और जब हम इधर को बढ़ेंगे तो ये टाइम हमारा घटता है। एक अक्षांश बराबर होता है 4 मिनट, ये याद रखिएगा। वो 5.30 मिनट का मतलब हुआ, टोटल मिनटों की बात की जाए तो हमारा 330 मिनट हुए। अब जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बनता है टोटल जो है अक्षांश। तो ये 82.5 अक्षांश हुआ। इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 330 मिनट निकल कर आ जाएंगे। और 330 मिनट को जब घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसको आप काटेंगे तो 6 5 जा 30, तो ये आ जाएगा 6 5 जा 30 बचा 3, तो 3/6, तो इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा बराबर 30 मिनट। ठीक, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक, ग्रीनविच मीन जो टाइम रेखा निकलती है उससे। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। किसको सूर्य के ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती हैं? वो कौन सा नगर है जिसको जो सूर्य की किरणें नहीं मिलती हैं? तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी थी श्रीनगर, इसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलती हैं। ठीक, नहीं मिलती हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट के 2 नाम और हैं, उनको भी याद रखिएगा, जैसे कि पिगमिलियन पॉइंट, और तीसरा नाम जो है वो पार्सन पॉइंट है। ये जैसे बात करते हैं हम दक्षिणी इंडिया की, ठीक, दक्षिणी भारत की, तो यहाँ से दूरस्थ बिंदु जो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो स्थित है तो ये इंदिरा पॉइंट है। और ये सदैव ध्यान रखिएगा कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें जो है पूरी तरह समुद्री जो है समुद्र में जलमग्न हो गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कभी कभार पूछता है एग्जामों में कि जो सुनामी किस वर्ष सुनामी आई थी, जिसमें पिगमिलियन पॉइंट दे देगा या पार्सन पॉइंट दे देगा या इंदिरा पॉइंट दे देगा कि कब जो है पूरी तरह जलमग्न हो गया। तो 2004 में जो है पूरी तरह जलमग्न हो गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना बड़ा है? तो ये 4 गुना अधिक है भारत का क्षेत्रफल। जैसे बात करेंगे भारत का जो है 2.87 बात करें, बाकी आगे 263 है किलोमीटर। और जब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो फिगर निकल कर आएगी वो जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है
तो ये पाकिस्तान की हो जाएगी कितनी टोटल सीमा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि श्रीलंका है। तो बात करें हम दक्षिणी भारत की, तो ये हमारा दक्षिणी भारत हो गया। अब यहाँ पर हमारा ये श्रीलंका स्थित है, ठीक है। और इसके बीच में द्वीप हैं और खाड़ियाँ हैं। तो जैसे बात करें हम, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी पड़ती है, ठीक है। इधर पाल्क जनसंधि है, जैसे पाल्क मीन्स पाकिस्तान में समझ लेना, ये पाल्क जनसंधि तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है। ये हमारा श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो इसके साथ देखिए, क्योंकि बीच में रामेश्वरम बांध पड़ता है, तो इसके बीच में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती है। और याद रखिएगा, कोलंबो की राजधानी, श्रीलंका की जो राजधानी थी, तो कोलंबो पहले हुआ करती थी, वर्तमान में जयवर्धनेपुरम है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। पाल्क जनसंधि किन दो देशों के बीच स्थित है, देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो पाक जनसंधि जो है ये हमारा दक्षिणी इंडिया हो गया, यहाँ पर जो है ये श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो जलसंधि स्थित है, पाक जलसंधि यहाँ पर, तो ये दो देशों के बीच जो है स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है, तो ये किन्नौर जिला जो हिमाचल प्रदेश का है उसके साथ जो है चीन की सीमा बनाता है, चीन के साथ सीमा साझा करता है। 10 राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की, ठीक है, सॉरी, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं, जैसे सीमा साझा करती है। और नागालैंड की जो राज्य सीमा है वो भारत के किन अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे, ये दक्षिणी भारत हो गया, ये हमारा बांग्लादेश हो गया। अब इधर का जो एरिया पड़ता है, जैसे कि ये एरिया जो है, ये जो आया है ये अरुणाचल प्रदेश का है। ये अरुणाचल प्रदेश के बाद जस्ट ये नागालैंड पड़ता है, ये हमारा असम है, ठीक। उसके ठीक नीचे आएंगे तो आपका मणिपुर पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जो नागालैंड है उसके साथ असम की भी सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा लगती है और मणिपुर की। तो ये 3 राज्य जो हैं ये नागालैंड के साथ सीमा साझा करते हैं, इसको याद रखिएगा। भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी, तो भारत ने किस देश के साथ, तो भारत ने बांग्लादेश जो है उसके साथ सीमा साझा की थी, जो अदला बदली है उसके साथ की थी। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। वाई दिस रीजन, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो इसका यही कारण है, कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है, ठीक है। किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, तो ये पौंडीचेरी है, ठीक है। जैसे कि बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो हमारा गुजरात यहाँ पड़ता है, ये जो गुजरात की सीमा है, तो सबसे अधिक इंडिया में नमक का प्रोडक्शन जो साल्ट का होता है, तो पूरे जो इंडिया में बात की जाए तो सबसे अधिक नमक का प्रोडक्शन गुजरात में ही होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और पुडुचेरी की बात की जाए तो किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, तो ये पुडुचेरी ही एक ऐसा राज्य है उसके पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है, ठीक है, भूमि। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो ये राजस्थान का। जैसे हम बात करते हैं, ये हमारा गुजरात हो गया, ये जो स्टेट पड़ेगा यहाँ पर, तो ये सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला बात जो की जाए तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान इंडिया में फर्स्ट स्टेज पर है, ठीक है, प्रथम स्थान पर है। इसके बाद भारत की तट रेखा कितनी है, तो भारत की तट रेखा की बात की जाए तो 7516.60 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। जैसे कि हम बात करें, ये हमारा भारत हो गया, दक्षिणी भारत। अब ये द्वीपीय सीमाएं हैं, जो ये यहाँ पर हमारे द्वीप स्थित हैं, इधर लक्षद्वीप में निकाय जैसे ये द्वीप पड़ते हैं, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनकी भी सीमा जब आप ऐड कर लेंगे तटीय से, इसमें जो स्थलीय सीमा है भारत की, जो इस यहाँ की सीमा, इसमें जब ये सीमा आप ऐड कर लेंगे तो ये टोटल जो होगी तो 7516.6 किलोमीटर। अब 7516.6 किलोमीटर में से जब इसकी जो मुख्य तटीय सीमा है 6100, ठीक है, 6100 किलोमीटर, जब ये घटाएंगे
तब ये द्वीपीय सीमा निकल कर आ जाएगी। तो ये सीमा जब ऐड की गई है तो उसकी जो फिगर है तो ये है 1416.6 किलोमीटर। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीपों की संख्या है? तो 36 द्वीप लक्षद्वीप में स्थित हैं। जैसे यहाँ पर हमारा जो लक्षद्वीप पड़ता है जिसकी राजधानी कवरत्ती है, ठीक है, तो इसके साथ इसमें जो है 36 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये हो गया तमिलनाडु, यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये केरल हो गया, और ये केरल होने के बाद इधर पड़ता है हमारा कर्नाटक, और इधर पड़े आ जाएंगे तेलंगाना पड़ेगा। ये कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, इसके बाद जो है मध्य प्रदेश इधर हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया। ठीक, ऐसे याद रखिएगा। तो ये जो तट है यहाँ पर, तो ये कोरोमंडल तट है। अब आप उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में पाएंगे उत्तरी सरकार तट, और इधर तटों को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि तटों से संबंधित पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि तटों का क्रम बताइए उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में। जैसे कि हम बात करें गुजरात से लेकर, तो गुजरात में स्थित है कठियावाड़ तट, इसको याद रखिएगा, कठियावाड़ तट। इसके थोड़ा नीचे आएंगे दमन से गोवा तक, तो ये पड़ता है कोंकण तट। ठीक, कोंकण तट के नीचे जब आएंगे तो आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में कन्नड़ तट पड़ेगा। कन्नड़ तट से भी नीचे आएंगे कर्नाटक, और ये केरल में जो तट स्थित है तो ये है मालाबार तट। मालाबार तट को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से संबंधित युद्ध अभ्यास के क्वेश्चन बनते हैं, तो इनका भी क्रम पूछ सकता है। तो इनको ये तट जितने भी हैं इंडिया के दक्षिणी इंडिया में तट, इनको याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया वनडे एग्जाम में जैसे पूछा जाता है। तो ये जैसे हम बात करें हमारा दमन दीव, तो ये जो है हमारा यहाँ पर दमन दीव है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा गोवा है, ठीक, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। ठीक, तो इसकी जो सीमा साझा करता है तो ये दमन दीव से गोवा तक। ठीक है। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? ये पांडिचेरी है। ठीक है, इसकी सीमा जो है अन्य जिलों के साथ नहीं लगती है। ठीक है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लिम्नोलॉजी कहते हैं। कुल्लू घाटी किसके बीच सीमा स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां जो हैं इनके बीच में स्थित है। और कुल्लू घाटी ये है कहाँ? तो इसकी बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये एक बात याद रखिएगा, जो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियां हैं ये पूरे विश्व की सबसे पुरानी जो श्रेणी कोई है तो अरावली है, जहाँ पर माउंट आबू नहीं, माउंट आबू जो जो संबंधित है ये वहीं पर स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। ठीक है, जो बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक, जैसे इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो 8,848 किलोमीटर है। ठीक है, ये सीमा रेखा है माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, इतनी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, गार्डविन ऑस्टिन एक है, क्या है? तो एक शिखर है, इसका दूसरा नाम केटू गार्डविन है। ठीक है, इसकी बात की जाए तो ये पामीर ग्रंथि जो पड़ती है इंडिया में, जैसे हम बात करें ये हमारा उत्तरी इंडिया हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको पड़ेगी पामीर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथ? पामीर ग्रंथि। यहाँ पर केटू गार्डविन ऑस्टिन, फिर उसके बाद कोरोमंडल यहाँ पर काराकोरम दर्रा पड़ेगा। ठीक उसी के नीचे आएंगे तो इसी तरीके से पर्वत श्रेणियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो ये याद रखिएगा, ये केटू गार्डविन भी इसको कहते हैं, गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, और ये शिखर श्रेणी पर्वत श्रेणी है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका हिमाद्री नाम है। जैसे कि बात की जाए हिमालय को कितने पार्टों में बांटा गया है? 3 पार्टों में बांटा गया है। जैसे कि ऊपर से नीचे की दृष्टि से देखें तो जैसे ये हमारा इस जो उत्तरी पूर्वी जो सीमा रेखा है भारत की, तो ये यहाँ है। तो नेपाल हिमालय जो है नेपाल में जो स्थित है तो ये वृत्त हिमालय के मध्य आता है, वृत्त हिमालय। ठीक है,
इसके बाद मध्य हिमालय पड़ेगा, मध्य हिमालय के बाद आपको मिलेगा शिवलिक हिमालय। ठीक है, इनका भी क्रम पीसेस जैसे एग्जामों में पूछते हैं कि इनका क्रम बताइए, हिमालय जो संबंधित हैं इनका क्रम बताइए, तो आपको इनको भी याद रखना होगा। ठीक, नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं? तो ये निम्न हिमालय जो है उसमें, जो शिवलिक जिसे बोलते हैं उसी में स्थित हैं। शिवलिक जैसे कई कैलाश पर्वत श्रेणियां हैं। संघादी हिमालय पर्वत श्रृंखला का अन्य दूसरा नाम क्या है? तो इसको पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो लद्दाख का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये अन्नायमुदी है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट पर भी, अच्छा है, इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे कि हम बात करेंगे दक्षिणी इंडिया की, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो चोटी है, ठीक, ये यहाँ पर जो चोटी है तो ये अन्नायमुदी है। ये इसकी चोटी की जो लंबाई है तो 2700, कन्फर्म नहीं फिगर, यहाँ पर स्थित है। ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसको भी याद रखिएगा। जो क्षेत्र 3 ओर से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, जैसे कि इधर की बात करें तो बंगाल की खाड़ी स्थित है, नीचे हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है। ठीक, तो ये 3 ओर से जल से घिरा होने के कारण इसको इंडिया, दक्षिणी इंडिया को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। किस पर्वतीय स्थल का सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी जो पर्वत श्रेणी है इसको सतपुड़ा की रानी कहते हैं। लोकटक झील है, तो लोकटक क्या है? एक झील है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी? तो ये गोविंद सागर जो झील है ये मानव निर्मित कृत्रिम झील जिसे बोलते हैं, ये झील जो है स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो ये कावेरी नदी जो है वहाँ पर शिव समुद्रम जलप्रपात पाया जाता है। बलतोडा हिमनद स्थित है, तो कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में बलतोडा हिमनद स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है, जिसको गरसोफा जलप्रपात भी कहते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, कैसी होती है? ये अम्लीय होती है। ठीक, अम्लीय वर्षा भी होती है, जो अम्लीय वर्षा में जो है आम की खेती अच्छी होती है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा, इसीलिए इसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा जैसे कि बात की जाए, जब हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ से जब बरसात होती है कि वहाँ के जो धूली कण हैं जब आसमान में जाते हैं, ठीक है, जैसे वहाँ के, जैसे राजस्थान गुजरात की बात की जाए तो इधर जब भी बारिश होती है, ठीक, और पठारों की बात की जाए तो यहाँ से जो कण उठते हैं तो जब जाते हैं उसके बाद जो बरसात होती है तो छतों पर आप देखते होंगे कि एक लेयर पड़ जाती है। ठीक, उसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यता कैसे बनी है? तो तलोचन द्वारा। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है तो कौन सी है? तो चावल है। इसको 150 से 200 सेंटीमीटर तक बरसात की आवश्यकता होती है। ठीक, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो इसकी बात की जाए व्यर्थ भूमि, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र अधिक है, क्योंकि इसका जो यहाँ का जो भूमि है अधिकतर मरुस्थल में है और कृषि योग्य नहीं है, इसीलिए इसको व्यर्थ भूमि कहते हैं। तो जो किसी क्षेत्र के काम ना आए, जैसे कि फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल है या एग्रीकल्चर है, तो इन कई क्षेत्रों में जो संबंधित अपना जो है रोल ना अदा करें उसे व्यर्थ भूमि कहते हैं। तो ये राजस्थान में पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान का भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल है और मरुस्थल जो है यहीं पर पाया जाता है। मरुस्थल में केवल आपको बालू है और ऐसे जो पदार्थ पाए जाते हैं जो, ठीक है, तो ये हमारे राजस्थान में स्थित है। मृदा की लवणता मापी जाती है तो चालकता मापी से। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है? तो 35% जो है इससे भी कम वर्षा होती है।
अब बात करें भारत की जलवायु कैसी, तो मानसूनी जलवायु है, ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो कृषि है मानसून पर निर्भर है। यदि भारत में एक भी वर्ष मानसून ना एंट्री करे तो भारत की आबादी की बात की जाए तो 25 से 30% जो है इंडिया की आबादी, मोर देन 30% से भी मोर देन इंडिया की आबादी जो है लेस हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि जो इंडिया का एग्रीकल्चर है वो मानसून पर डिपेंड करता है। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है, तो पश्चिमोत्तर में, ठीक है। इसकी बात की जाए कि जैसे राजस्थान के इलाका जो पड़ता है, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, हरियाणा का, तो इधर का इलाका, इधर का एरिया। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, कहाँ पर होती है, तो कोरोमंडल तट पर। अब याद रखिएगा, क्योंकि कोरोमंडल तट की बात की जाए तो इसका डिस्कशन भी कर लिया जाए। तो जब यहाँ पर लौटते मानसून के साथ बरसात होती है, कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है हमारा, तो ये तमिलनाडु के पास स्थित है। तमिलनाडु में ऑलवेज जो वर्षा होती है, तो जब भारत से मानसून लौटता है, ठीक है, तब यहाँ पर लौटते समय जो है बरसात करता है, ठीक, कहाँ, कोरोमंडल तट पर, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि क्या कारण है, मानसूनी कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संगठित नहीं होने देता है, वे अपघटन पवन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो ठीक, ट्रेंडिंग कैसी है, तो ये हासमान प्रवृत्ति है। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो कश्मीर और लेह, ठीक, ये इससे ही दो स्टेट हैं, ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। रीजन इसका यही क्योंकि वहाँ पर बर्फ अधिक जमती है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, तो उसे द्वाब कहते हैं, ठीक, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। दो नदियों के बीच, जैसे कि हम बात करें, इधर से ये गंगा निकल रही है, ठीक, ये ब्रह्मपुत्र है, अब ये बीच का जो क्षेत्रफल पड़ता है ये, तो ये द्वाब कहलाएगा। द्वाब उसे भी कहते हैं कि जैसे एक नदी ये निकली, एक नदी ये निकली, बीच में ये जो जगह बन जाती है, ठीक है, भूमि जो बच जाती है जैसे, तो इसको हम द्वाब कहते हैं, ठीक। और ये अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इधर का जो भी ये संगठित होकर जो उपजाऊ पद मिट्टी, क्षारीय मिट्टी है, यहाँ पर जमा हो जाती है, और इधर से भी क्षारीय मिट्टी आकर जमा हो जाती है, जो उर्वरक की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, इसलिए ये अधिक उपजाऊ होती है, इसको भी याद रखिएगा। भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है, इसको भी याद रखिएगा। क्योंकि इसको गोदावरी नदी जो है ये इधर से निकलती है, उसको दक्षिणी भारत की गंगा भी कहते हैं या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं, ठीक, देखिए आ गया क्वेश्चन। गोदावरी को। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, तो ब्रह्मपुत्र का, याद रखिएगा। जैसे कि हम बात करें भारत की, तो हमारा ये नेपाल हो गया, यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर आप आएंगे सिक्किम पड़ेगा, भूटान पड़ेगा, भूटान के बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश के ठीक यहाँ पर असम पड़ेगा, यहाँ नागालैंड, यहाँ मणिपुर, यहाँ मिजोरम, ठीक, यहाँ पर मिजोरम पड़ेगा। ये हमारा बांग्लादेश पड़ेगा, इधर हमारा त्रिपुरा यहीं पर पड़ता है, जो बांग्लादेश ने जिसको 3 ओर से ढक रखा है, ठीक। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो उसका उद्गम स्थल यहाँ से। अब देखिए इंडिया का जो क्षेत्रफल क्षेत्र है ये इधर पड़ता है, ठीक है, नेपाल के ठीक ऊपर जो जहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ से निकलती है, ये एक जो है पर्वत श्रेणी है उसको काट कर इंडिया में एंट्री करती है, टकरा कर उससे, इसीलिए ये यहाँ पर ये यू आकार का जो है चित्र बनाते हुए भारत में एंट्री करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को भारत के बाहर ब्रह्मपुत्र नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि इसको नेपाल में सांगपो नदी कहते हैं, और जब ये इंडिया में एंट्री करती है, जब ये मेघालय में पहुँचती है, तो इसका नाम असम में क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र। और इसके बाद जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है, और जमुना पड़ने के बाद जब इसमें गंगा आकर मिल जाती है, तो इसका नाम जो है, एक नया नाम गंगा का बांग्लादेश में नाम पद्मा पड़ जाता है। और जब दोनों मिल जाते हैं तो एक छोटी नदी आकर मिलती है, जिसको मेघना कहते हैं। जब ये दोनों नदी मिलती हैं, इसके बाद जब ये मेघना नदी आकर मिल जाती है, तो इस नदी का जो
मिलन स्थल है वो मेघना के नाम से जाना जाता है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गिरते समय एक बहुत अच्छे डेल्टा का निर्माण करती हैं जो पूरे विश्व में फेमस है, जिसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा किस लिए फेमस है, तो यहाँ पर जो है शेर के लिए फेमस है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और ये मैंग्रोव वनों के लिए भी फेमस है, ठीक, इसको भी याद रखें। सिंधु नदी का उद्गम होता है कहाँ होता है, कैलाश पर्वतमाला से। अब सिंधु नदी की बात आई है तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हम बात करें यहाँ पर, तो इसका उद्गम भारत में जो 3 नदियाँ बहती हैं तो उनका उद्गम स्थान भारत से बाहर होता है। जैसे कि बात करें सिंधु नदी का, तो सिंधु नदी ये ऐसे आकर इंडिया पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है। और सतलुज नदी भी यहीं से निकलती है जो इंडिया में इंटर करते हुए यहाँ पर गिरती है, ठीक, इसमें मिल जाती है, मिलने के बाद वो इसमें सिंधु नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं पड़ोस से ही निकलती है और ये इधर से आकर यहाँ बांग्लादेश में होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी की बात की जाए तो सिंधु नदी का जो 20% जो जल है वो ही इंडिया यूज कर सकता है, भारत को दिया गया है। बाकी जो 80% जल है उसका प्रयोग केवल पाकिस्तान करता है, क्योंकि 1960 का समझौता हुआ था। 1960 का सिंधु समझौता, आप उस पर सर्च करिएगा नेट पर, आप बता देगा। तो 3 नदियाँ जो हैं उनका पानी भारत को दिया गया है और सिंधु नदी का पानी जो है 80% तो पाकिस्तान को दिया गया है, ठीक। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती हैं, तो जिससे बात की जाएगी, ये तीनों नदियां जो हैं पश्चिमी दिशा की तरफ बहती हैं, ठीक है। बात करें तो दामोदर नदी, ठीक है, जैसे कि सतपुड़ा श्रेणी, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती हैं, तो ये 3 नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। नर्मदा ताप्ती की बात की जाए तो नर्मदा एवं ताप्ती की पहले बात कर लेते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी जो है विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पश्चिमी तट से बहती हुई कहाँ, पश्चिमी दिशा में बहती हुई कहाँ पर, भ्रंश घाटी में गिरती है और अरब सागर में मिल जाती है। और यहीं से ताप्ती नदी निकलती है, तो ये ताप्ती नदी भी इसी दिशा में होते हुए ये यहाँ पर गिरती है अरब सागर में। और नर्मदा की बात की जाए तो ताप्ती की अपेक्षा लंबी है, ठीक, 2 गुना है। और दामोदर की बात की जाए तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। 41% जो जल है ये अपना बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, ठीक है। और जो जल है वो हमारा इस दिशा में पश्चिमी दिशा में विसर्जित करती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर स्थित है, तो ये देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जो 2 नदियाँ आकर मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, ठीक। अब जब इनका मिलन स्थल है तो इसी का नाम ही गंगा पड़ा है, ठीक है। ना कि ये कोई देवी देवताओं का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर स्थित है और जो इसका नाम पड़ता है, तो ये देवप्रयाग में स्थित है। 2 नदियों के मिलने के बाद ही इसका नाम जो है गंगा पड़ता है, इसके पहले गंगा का कोई नाम निशान नहीं था कि इसका नाम क्या है, ठीक, ये याद रखिएगा। कोसी नदी अपना रास्ता बदलने रहने के लिए प्रसिद्ध है, तो कोसी नदी याद रखिएगा ये अपना रास्ता बदलने के लिए फेमस है। ये बिहार का शोक भी कहलाती है। कौन सी नदी ज्वारंधमुख एस्चुरी बनाती है, तो नर्मदा नदी। क्योंकि जैसे बात करें हम इंडिया की, तो ये हमारा दक्षिणी इंडिया हो गया। तो ये जब यहाँ से गिरती है तो ये पर्वतों को काटते हैं, डायरेक्ट गिरती है। अब ये यहाँ गिरती है, इसके बाद जब यहाँ से जो जल के समीप जो समुद्र के तट पर कण होते हैं, तो जब गिरते हैं तो दोनों तरफ इधर के कण इधर को ऐसे जाते हैं, तो ये एस्चुरी का निर्माण करते हैं और यहाँ पर जल आता है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है कौन सी नदी ऐसे जो ज्वालामुखी एस्चुरी बनाती है, तो ये नर्मदा नदी है, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, सतपुड़ा
और बिंद, तो ये नर्मदा नदी है, ठीक है। ये पश्चिम की ओर बहती है, ये भी याद रखिएगा। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? ठीक, तो ये लूनी नदी है। लूनी नदी कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान से निकलते हुए, जैसे बात करें हम इंडिया की, तो ये हमारा यहाँ राजस्थान स्थित है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण झील है जिसको सांभर झील बोलते हैं। तो यहाँ से निकलते हुए गुजरात में खाड़ी में, कच्छ के रण में जो है अपना जल विसर्जित कर देती है। इसीलिए ये अंतर्देशीय जो है नदी कही जाती है, क्योंकि ये अपना जल दूसरे देश या समुद्र में नहीं मिलाती है। जैसे कि बात की जाए, ना इधर पाकिस्तान में गिराती है अपना जल, ना ये अरब सागर में गिराती है। ये अपना जल का जो है ये अपने ही देश से निकलती है, अपने देश में ही विलीन हो जाती है, ठीक। इसीलिए इसको कहा गया है कि जो अपना जल ये कहाँ विसर्जित करती है, तो ये अंतर्देशीय है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम, तो ये चेन्नई या मद्रास है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो 12 मुख्य बंदरगाह हैं, ठीक। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? तो NEERI है, ठीक। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में, ठीक। यहाँ पर शांत घाटी स्थित है। केरल के नीरो घाटी में स्थित वन किस प्रकार का वन है? एक उदाहरण, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन का उदाहरण है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बोनेट नेशनल पार्क है। जिसे ये भारत का सबसे जो है पुराना नेशनल पार्क है। 1872-73 में बनाया गया था, शेर सुरक्षा के लिए, टाइगर सुरक्षा के लिए। इसको याद रखिएगा। इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में, ठीक, कितने प्रतिशत में जंगल या वनों का होना अनिवार्य है? तो 31 से 34%, ठीक है। भारत की बात की जाए तो वनों का होना अनिवार्य है, ठीक। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? तो ये सुंदरवन है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो ये सुल्तानपुर पक्षी विहार है। एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी मृग पाया जाता है, तो दांची गांव में, ठीक। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात में पाए जाते हैं, गिर वन में, ठीक। शेर के लिए फेमस है। मैंग्रोव क्या होते हैं? डेल्टाई वन, वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वन। सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की एक वनस्पति है? तो ज्वारी वन है, ठीक। इसको याद रखिएगा। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में, ठीक है। किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो असम में कांचीरंगा में, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ठीक है। कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही भाई। शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।